थैंक यू चेयरमैन सर। सर, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिर्फ एनडीएमसी का एरिया जो कि दिल्ली का केवल 43 स्क्वायर किलोमीटर है उसको शामिल किया गया था। यह एरिया तो सर पहले से ही काफी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है, पर दिल्ली का एमसीडी का एरिया जो कि 1400 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि टूटी हुई सड़कें, हर जगह गंदगी ही गंदगी, ग्रीन बेल्ट का अभाव और ट्रैफिक जैम सर, जिससे 2 करोड़ से अधिक निवासियों की जिंदगी हर दिन प्रभावित होती है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या बाकी दिल्ली को कैपिटल होने के नाते स्मार्ट सिटी मिशन में जोड़ा जाएगा? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन ये एक इस प्रकार का वन टाइम प्रोग्राम था जिसमें प्रदेश सरकारों को 3 प्रकार की योजनाएं दी गई थी। या तो किसी एक छोटे पार्ट को और उसमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं उनको वो सुधार लें, अथवा किसी शहर का एक्सपेंशन करना है तो 50 स्क्वायर किलोमीटर में और उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्योंकि उसकी राशि सीमित थी और शहरों का चयन ये भी एक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, 100 शहरों में इस प्रयोग को करना था। तो जिस प्रकार से उस समय दिल्ली में चूंकि सरकार जो थी उन्होंने जिस प्रकार का चयन करना था उस चयन में उन्होंने एनडीएमसी का एरिया चयन किया और तभी एनडीएमसी के एरिया को ही लिया गया क्योंकि राशि सीमित थी, काम निश्चित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य शहरों में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस प्रकार का एक वन टाइम प्रोग्राम था, तो एनडीएमसी का ही एरिया उसके अंतर्गत आता था। स्मार्ट सिटी मिशन में अन्य एरिया इसमें नहीं था। फोर्थ सप्लीमेंट्री आरपीएन सिंह जी। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 शहरों में उन्होंने 99% जो फंड एलोकेट हुआ था उसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। और ये एक ऐसी योजना है जिससे बहुत बड़ा बदलाव अर्बनाइजेशन में हो रहा है। मैं मंत्री जी से साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के भविष्य और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कौन से कदम अब तक उठाए? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, हर शहर के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था और जब तक ये काम स्मार्ट मिशन का पूर्ण होता है तब तक तो स्पेशल पर्पस व्हीकल उसके लिए काम करेंगे। अब चूंकि वो काम लगभग समाप्ति पर है, इसलिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो रीपर्पस है उसको भी गाइडलाइंस के माध्यम से प्रदेशों को बता दिया गया है कि उसमें जो ICCC बने हैं उनको मैनेज करने का काम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के माध्यम से सिटी लेवल पर किया जाएगा। अन्य जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी शहर उनकी योजना बनाना चाहते हैं, वो SPV के माध्यम से ये बनाएंगे और इन SPVs का जो खर्च है ICCC के माध्यम से जितने प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू अर्न करेंगे उस रेवेन्यू का एक हिस्सा SPVs के लिए और उसको उनको दिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में भी अर्बन मैनेजमेंट में उसको प्रमोट करने के लिए SPVs ये काम करेंगे, कंसल्टिंग सपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कोई भी इनोवेशन है, नए कोई प्रकार का शहरों का विकास करने में इनकी सहायता ली जा सकती है। इसलिए SPVs आगे ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसको अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से जैसे भी यूज करना चाहे वैसे कर सकते हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी विस्तृत तौर पे जानकारी दी है प्रश्न की, लेकिन जो स्मार्ट सिटी मिशन में एडवांस यानी कि उन्नत टेक्नोलॉजीज के उपयोग के माध्यम से सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो विषय है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए किस प्रकार से उनको बेहतर बनाने का काम किया गया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, चूंकि स्मार्ट सिटी मिशन में ICCC और विशेष तौर पर CCTV कैमराज इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया और CCTV कैमराज जो हैं अभी इस 100 स्मार्ट सिटीज में 83,000 से ज्यादा और CCTV कैमराज लगे हैं। अपने आप में सुरक्षा का एक तंत्र CCTV के माध्यम से खड़ा किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा विशेष तौर पर और इसके लिए उपयोग में आया है। स्ट्रेटेजिक पब्लिक लोकेशन पर 1884 इमरजेंसी कॉल बॉक्स ये भी लगाए गए हैं। उससे दिन में बहुत सी जो शिकायतें मिलती हैं उनका उसमें उपयोग किया जाता है। 3000 से ज्यादा पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स ये भी उसमें लगाए गए हैं ताकि लोगों को वार्निंग के रूप में ये सब किया जा सके। इसके अलावा
रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सेंटर्स और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इनका भी इन कैमरों के माध्यम से और ICCC के माध्यम से इसका उपयोग किया गया है, ताकि कोई वाहन यदि गुम होता है तो शहर के अंदर कम से कम समय में उसको डिटेक्ट किया जा सके। व्यक्तियों का फेस आइडेंटिफिकेशन एक सिस्टम भी इसमें लगाया गया है कि किसी व्यक्ति को ढूंढना है, शहर में कहीं भी घूम रहा है तो फेस डिटेक्शन से और उनकी पहचान की जा सकती है। तो ऐसे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से और इन CCTV कैमराज के माध्यम से ये जो कुल सर्वेलेंस का जो काम किया गया है, इसका बहुत बड़ा उपयोग जो है ये सेफ्टी में हमें हुआ है। Now question number 170, Shriman A.D. Singh ji. Honorable Minister. Placed on the table of the House. The third supplementary, Shriman Milan Devra ji. Sir, thank you very much. Sir, the question is about the safety of air operations and DGCA oversight. The Foreign Minister made a very good statement about the crisis in West Asia. I have two very specific questions through you, sir. One is, has the Ministry of Civil Aviation, through DGCA, other agencies, issued any advisories to airlines, to passengers who are traveling to or through West Asia, given the crisis that's happening right now? The second issue, which is something which is on everyone's mind, people in this house, people outside as well, it's been several months since the unfortunate accident that happened on the Air India flight from Ahmedabad to London. When can we expect the final report and the final findings on that matter? Thank you very much. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, regarding the West Asia situation and the safety, considering the safety aspect of civil aviation operations, the DGCA has immediately engaged with the airlines and issued them circulars, or you can say that they have had multiple meetings with them so that they can only operate when they ensure that 100% safety is there when they are operating to these airports in the West Asia. And also the airlines have given special circulars or travel advisories to the passengers to ensure that the connections, the flights that are happening or not, if they are cancelled or not, so that there is no confusion in the travel that is expected. But from the ministry side, I can place it on the table of the, I can tell the House that whatever best we can do in terms of having safe operations and making people travel from those destinations back to India, we are able to do with the help of the airlines. They have also been very considerate, even though there is an active field that is there in the airspace in West Asia. They have been thoroughly looking at these slots where they are safe to operate and where the airports are open. They are trying to operate to these destinations. Until now, around 90,000 people have been able to travel in the last 1 week itself. And we are seeing the situation might get better in the days forward, so that more people can also travel through civil aviation. And considering the AI 171 crash that happened in June last year, the investigation is going at a very good pace, and all the resources that are required for AIB, which is the primary agency which is looking into the investigation, the ministry is providing. And I would say that very soon, within the completion of the year, the report should be out. The fourth supplementary, Dr. Mehta Visram Kulkarni ji. नमस्ते, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 3 वर्षों में पुणे, लोहगांव तथा बारामती हवाई अड्डों पर हुई वायु सुरक्षा घटनाओं का विवरण क्या है, जिसमें पक्षी टकराव हो, कम दृश्यता का परिचालन संबंधी समस्याएं हो, ये शामिल है, तथा इन घटनाओं के बाद DGCA द्वारा सुरक्षा ऑडिट और निगरानी सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? Honorable Minister.